नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत। शुरुआत दिल्ली से करेंगे क्योंकि यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध की आशंकाओं के बीच मदद की गुहार लगाई जा रही है। बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान के छात्र लगातार एयरलिफ्टिंग कराओ की बात कह रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने मदद के लिए कंट्रोल रूम बनाया है और ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट्स का इंतजाम करने का आश्वासन भी दिया जा रहा है। तो यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की आशंकाओं के इसे मद्देनजर रखते हुए मदद की गुहार भी छात्र लगा रहे हैं। चाहे बात मध्य प्रदेश की हो, राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की, यूपी की, एमपी की, बिहार की, जगह जगह से वापस आने के लिए छात्र गुहार लगा रहे हैं। कहीं सोशल मीडिया पर तो कहीं विदेश मंत्रालय में। और यूक्रेन में फंसे इंदौर के बच्चों के लिए अब सरकार ही आखिरी सहारा नजर आ रही है। यूक्रेन में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को सुरक्षित घर वापस लाना चाहते हैं, जिसके लिए दर दर वो गुहार लगा रहे हैं। जरा एक रिपोर्ट देखिए हमारी आप। रूस और यूक्रेन जंग की दहलीज पर खड़े हैं। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आहट से कांप रही है और इसके असर से भारत भी अछूता नहीं है। भारत समेत लगभग सभी देशों ने अपने नागरिकों और छात्रों को यूक्रेन से वापस लौटने की एडवाइजरी जारी कर दी है। करीब 20,000 भारतीय छात्र अब यूक्रेन में फंस गए हैं। इनमें इंदौर के भी करीब 60 स्टूडेंट्स शामिल हैं, जिनके परिजन भारत सरकार से अपने बच्चों की सुरक्षित वापसी की मांग कर रहे हैं। हाँ, उन्हें भी चिंता है, यहाँ को लेकर माँ बाप भी चिंतित होंगे और वो भी यहाँ पर आना चाहते हैं। पर कल की रिपोर्ट में कुछ फ्लाइटें भी रद्द कर दी गई, तो जैसी सामान्य स्थिति वहाँ पर होती है तो सब तैयार हैं। परेशान माता पिता सरकार की तरफ उम्मीदों से देख रहे हैं। पीड़ित परिजन सांसद शंकर लालवानी से भी मिलकर गुहार लगा चुके हैं। माता पिता का कहना है कि यूक्रेन में मौजूद भारतीय छात्र डरे हुए हैं और देश वापस लौटना चाहते हैं। देखिए, ये बात सही है कि वो यूक्रेन के जो हालात है उसको लेके हमारे इंदौर के अभिभावक के अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं और उन्होंने संपर्क भी किया था। मैंने उनकी डिटेल विदेश मंत्रालय में भेजी है और माननीय विदेश मंत्री जी के मेल भी किया है और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार इसमें संज्ञान लेगी और हमारे बच्चों का पूरा हिफाजत रखी जाएगी, उसके लिए प्रयास करेगी। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भी पीड़ित परिवारों की चिंता समझ रहे हैं। वो यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर मुख्यमंत्री से बात भी कर चुके हैं। उसमें हम निरंतर संपर्क में हैं। मैंने सिंधिया जी से भी बात कर रहा हूं और मुख्यमंत्री भी इस पर चिंतित हैं। उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन जो बच्चे देश वापस लौटना चाहते हैं उनके पास साधन नहीं है। फिलहाल सरकारी मदद के अभाव में वो खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। इसी बीच एयरलाइंस ने फ्लाइट के किराए में कई गुना इजाफा कर दिया है। 25,000 का टिकट अब 2 लाख से ज्यादा का मिल रहा है और ऐसे में आखिरी उम्मीद अब सरकार पर आ टिकी है। अखिलेश सेन, बंसल न्यूज, इंदौर। तो रूस और यूक्रेन में जारी तनाव के बीच दूसरे कई देशों के सैकड़ों लोग वहां फंसे हुए हैं। इसमें रीवा का एक छात्र प्रज्वल तिवारी भी है। दोनों देशों के बीच खींचतान के चलते वहां टेलीफोन सेवाएं ठप है। कुछ दिन पहले व्हाट्सएप कॉलिंग पर परिवार से प्रज्वल का संपर्क हुआ था। वहीं परिजनों ने बेटे की वतन वापसी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से गुहार लगाई है। प्रज्वल के पिता की माने तो बेटे की चिंता के चलते उनके घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है। जवा तहसील के रामबाग का रहने वाला प्रज्वल यूक्रेन के तारानोपिल स्टेट की मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस के 2nd ईयर का वो छात्र है। प्रज्वल के पिता बुद्धिसागर तिवारी की हार्डवेयर की दुकान है। 2 भाई और बहन के बीच प्रज्वल घर में सबसे बड़ा है। इधर यूक्रेन के हालातों को देखकर भारत ने वहां रहने वाले भारतीयों से अस्थायी रूप से यूक्रेन छोड़ने की अपील की है। बड़ा लड़का हमारा यूक्रेन में टर्नोपिल सिटी मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस का कोर्स करता है। 1.5 साल पहले यहाँ से घर से गया है। अब वहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है। पेपर समाचार में जो भी आता है, लड़के से संपर्क नहीं हो रहा है। पूरे घर वाले रो रो के बेहाल हैं। न तो खाना पानी का कोई यहाँ बन रहा है, न कोई खा पी रहा है, सब परेशान हैं। लास्ट बार लड़के से कब बात हुई थी? 5 दिन पहले बात हुई थी। बताया कि लड़का सदमे में था, कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाया।
उधर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सरकार और राजभवन के बीच तकरार देखने को मिल रही है। मामला कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति का है, जिसे लेकर विश्वविद्यालय कर्मचारी अधिकारियों से बात करके अब मोर्चा खोल रहे हैं। तो राज्य सरकार ने उनकी मांग का समर्थन करके राजभवन के खिलाफ खुली जंग छेड़ दी है। छत्तीसगढ़ में कुलपतियों की नियुक्ति का अधिकार किसके पास हो, इसे लेकर राज्य सरकार और राजभवन के बीच तकरार पुरानी है और एक ताजा घटना ने इसे फिर से हवा दे दी है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति से पहले ही विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और कर्मचारियों ने स्थानीय कुलपति की मांग रख दी। मामला राजधानी की सड़कों तक पहुंच गया। राजभवन का घेराव करने की कोशिश की गई और इसी बीच मंत्री रविंद्र चौबे ने छत्तीसगढ़ की अनदेखी होने पर जन भावना भड़कने की बात कहकर एक नए विवाद को तूल दे दिया। इस देश में 74 विश्वविद्यालय है डीम्ड यूनिवर्सिटी को मिलाकर, उसमें 69 विश्वविद्यालय में वहां के निवासरत स्थानीय लोग कुलपति हैं। तो ऐसा कौन सा मापदंड बन जाता है छत्तीसगढ़ में कुलपति चयन की प्रक्रिया को लेकर कि अन्य प्रदेश का वैज्ञानिक यहाँ के लिए कुलपति पद के लिए फिट बैठता है और यहाँ कार्यरत वैज्ञानिक फिट नहीं बैठ पाता? ऐसा कौन सा मापदंड है जो केवल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के लिए अलग है क्या? तो ये सब बातें हैं जिसको हम लोगों ने रखने का लगातार प्रयास किया। इनके ज्ञापन को पढ़ने के बाद उनसे चर्चा किया हूँ और मैं उनकी पूरी जन भावनाओं के साथ हूँ। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों का हित चिंतक और छत्तीसगढ़ के कल्चर को, यहाँ के एग्रीकल्चर को समझने वालों की जरूरत है। मैं भी चाहता हूँ इनकी मांगों के समर्थन करते हुए कि हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में और केवल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में नहीं, यहाँ के जितनी भी नियुक्तियां हो रही हैं, यहाँ के जन भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का सम्मान होना चाहिए। राजभवन पर उंगली उठी तो सियासी पारा गर्म हो गया। बीजेपी नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए जाने को गंभीर मान रही है। उसका कहना है कि संवैधानिक प्रक्रिया कांग्रेस को स्वीकार नहीं है और ये कांग्रेस की पुरानी फितरत है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति संविधान के अनुसार ही किस व्यक्ति का चयन करना, उसका पूरा डिटेल, उसका बायोडाटा, उसका इतिहास और कितने काबिलियत है, और उसके बाद में भी उसकी डिटेल जानकारी लेने के बाद ही महामहिम जी किसी की नियुक्ति करते हैं। राजनीतिक दृष्टि से विचार रखना और राजनीतिक विचारधाराओं में मेरा व्यक्ति नहीं आ पाया, उसको लेकर के राजनीतिक रूप से राज्य भवन को घसीटना, ये न्यायोचित नहीं, ये निंदनीय है। राज्य में 3 साल पहले जब सरकार कांग्रेस की बनी थी, तभी से कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राजभवन और राज्य सरकार एक दूसरे से सहमत नहीं रहे। राज्य सरकार अपनी पसंद का एक भी कुलपति नहीं बना पाई, जिसे लेकर गाहे बगाहे तकरार भी हुई। अब देखना दिलचस्प होगा कि सियासी बोतल से निकला पुराना जिन क्या कमाल दिखाता है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। बात रायपुर की करेंगे, जहां से एक बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी कार्यालय में तैनात पुलिस जवान ने खुद को गोली मार ली है। तो बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर के गार्ड रूम में खुद को गोली मारी है। हवलदार राजकुमार नेताम ने सर्विस राइफल से खुद को गोली मारी है। हवलदार राजकुमार नेताम की मौत हो चुकी है। 4th बटालियन की कंपनी में पदस्थ था ये जवान। आखिर गोली क्यों मारी, क्या कारण रहा, क्या कोई परेशानी थी या कोई पारिवारिक विवाद था या कोई ब्लैकमेल कर रहा था, इन तमाम पहलुओं पर, इन तमाम सवालों पर पुलिस आगे जांच कर रही है। कॉल डिटेल खंगालने की कोशिश कर रही है। ये भी कोशिश की जा रही है कि उसकी जेब में कोई सुसाइड नोट तो नहीं है। मोहन तिवारी विशेष संवाददाता हमारे साथ। मोहन, आखिर क्या कारण रहा, कुछ बता पा रही है पुलिस? देखिए, जो प्रारंभिक रूप से जानकारी सामने आई है, जो उनके करीबी थे, जो उनके सहकर्मी थे, उनसे अभी तक की बातचीत हुई है और इस बातचीत में ये सामने आया है कि पारिवारिक रूप से ये जो जवान है वो काफी परेशान था और ये पहली घटना नहीं है। छत्तीसगढ़ में इस तरीके की कई घटनाएं सामने आ गई हैं जिसमें तनाव की वजह से जवान ऐसा कदम उठाते हैं, लेकिन ये भाजपा कार्यालय के परिसर में ये घटना हुई है, इसलिए इसे सभी पहलुओं से
देखने की जरूरत बनी हुई है। पुलिस भी इन सब बातों को, इस पूरी घटना की गंभीरता को समझ रही है और इसीलिए कोई ऐसा पहलू छूट ना जाए या अनदेखा ना हो जाए, इसलिए उन सभी बातों को तस्दीक करना चाहती है, जान लेना चाहती है, क्योंकि कोई सुसाइड नोट अभी तक बरामद नहीं हुआ है। लेकिन जो आसपास के करीबी लोग उसके हैं वो ये जरूर बता रहे हैं कि वो पारिवारिक रूप से परेशान था, लेकिन क्या कोई कार्य के दौरान ऐसी परिस्थितियां बनी या किसी के साथ कोई मतभेद जैसी स्थितियां थी, इन सब बातों को भी देखते हुए पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और इसीलिए भाजपा कार्यालय में उस समय जो मौजूद लोग थे उनसे भी पूछताछ की जाएगी, ऐसा पुलिस का कहना है। लेकिन ये दुखद घटना हुई है और जवान ने ड्यूटी में तैनात रहने के दौरान अपने आप को गोली मारी है। जी शुक्रिया मोहन इस तमाम बातचीत के लिए। बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर में ये गार्ड मौजूद था। क्या कारण रहा आत्महत्या का, पुलिस लगातार जानने की कोशिश कर रही है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि उन्हें सीएम शिवराज से मिलने के लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसका क्या मतलब है, क्योंकि पिछले दिनों हुई एक घटना से जोड़कर भी इसका मतलब देखा जा रहा है। इस बयान को कांग्रेस में कलह भी बताया जा रहा है। सवाल अनेक है, लेकिन एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दिग्विजय सिंह ने मुद्दे को दी हवा, यह मुद्दा हवा बन चिंगारी सुलगा गया। ताजे बयान में कलह की झलक, क्या कमलनाथ से रूठे हैं अब तलक? अभी कमलनाथ जी के लिए मुझे आपकी अनुमति की जरूरत है, तो उन्होंने कहा था ये सच है, क्या ऐसा हुआ? नहीं, बिल्कुल हुआ है और क्योंकि रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड हुआ है और मुझे मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। अब ये बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। दिग्विजय के इस ताजे बयान की तासीर भी कुछ ऐसी ही है। दरअसल सीएम शिवराज से मिलने के लिए दिग्विजय सिंह को किसी की इजाजत की जरूरत है या नहीं, ये बहस आज की नहीं है, इसका भी एक भूतकाल है। देखिए इस तस्वीर को। एक तरफ सीएम शिवराज और कमलनाथ की मुलाकात है, दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह शिवराज से मिलने का समय नहीं मिलने पर धरना दे रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर दिग्विजय शिवराज से मिलना चाहते थे, लेकिन उस दिन शिवराज भोपाल से बाहर जा रहे थे। संयोग से स्टेट हैंगर में कमलनाथ से उनकी मुलाकात हो गई। वहां शिवराज ने कमलनाथ को जब दिग्गी के धरने के बारे में जानकारी दी तो कमलनाथ को भी इसकी भनक नहीं थी। इस बात पर कमलनाथ दिग्विजय सिंह से नाराज भी हुए। उस दिन से बराबर हम लोग साथ में आते हैं। नहीं, आपको बताने की जरूरत इसलिए नहीं थी। ये बात मुझे नहीं बताई, 4 दिन पहले हम तो मिले थे, तो उसके बाद मैं छिंदवाड़ा चला गया। बात यह है कि हम तो 1.5 महीने से मांग रहे हैं और काम चल रहा है, अब मशीनें बढ़ती जा रही है, आपसे क्यों समय मांगे? रोज बढ़ती जा रही है, रोज मशीनें बढ़ रही है। इतने दिनों बाद अब ये मुद्दा फिर से जिंदा हो गया। बुधवार को दिए दिग्विजय के बयान से लोग इस प्रसंग को जोड़ने लगे हैं। आखिर दिग्विजय ने क्यों कहा कि उन्हें शिवराज से मिलने के लिए किसी से इजाजत की जरूरत नहीं? अब इस पर बीजेपी क्या सोचती है, जरा उसे भी सुन लीजिए। 2 साल बीतने के बाद भी लगातार सिंधिया फोबिया से ग्रसित है कांग्रेस, और कितनी कमजोर और कितनी बिखरी हुई है या एक है, ये स्वयं दिग्विजय सिंह जी के बयान बताता है कि उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और कमलनाथ जी कहते हैं मुख्यमंत्री से मिलने से पहले दिग्विजय सिंह जी ने मुझसे पूछा ही नहीं। और आज भी नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी अध्यक्ष श्रीमान कमलनाथ जी ही हैं, उनका ही वर्चस्व और धक्का देने में जुटे हुए हैं श्रीमान दिग्विजय सिंह जी। दिग्विजय के बयान पर राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि ये कांग्रेस में कलह का भी संकेत है। दिग्विजय के बयान से यह भी लगता है कि पुराने मसले का शायद निदान नहीं हुआ है, कसक बनी हुई है जो पार्टी के हित के लिए ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सीएम खालिस्तानी समर्थक हैं, वो सत्ता के लालच में किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने एक जिक्र किया और उन्होंने कहा कि एक दिन मुझसे कहा था कि वो या तो पंजाब के सीएम बनेंगे या फिर आजाद राष्ट्र का पहला पीएम बनेंगे। पंजाब को समझना चाहिए कि वो स्टेट नहीं है, वो एक इमोशन है। मैं सदा कहता हूँ पंजाब कोई राज्य नहीं है, पंजाब एक भावना है, पंजाबियत एक भावना है पूरी दुनिया में। ऐसे में एक ऐसा आदमी जिसने एक समय में मुझे ये तक कहा था, जब मैंने उसको कहा कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, जो अलगाववादी संगठन है, जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, इनका साथ मत ले पिछले चुनाव में,
और उसने कहा था कि नहीं हो जाएगा, चिंता मत कर। और कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा तो उसने उसका फार्मूला भी बताया था कि ऐसे ऐसे भगवंत को और फुल्का जी को लड़वा दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा। और आज भी वो उसी पथ पे, मानो मत मानो, और नहीं भी है तो वो पपेट बिठा लेगा, कोई कुछ कर लेगा वो कुछ काम। एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है ISI से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप। तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।